हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और लेब असिस्टेंट की क्लासेस हमने चालू कर रखी थी। और लेब असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए हमारा एक इम्पोर्टेंट पोर्शन लेब असिस्टेंट का, जिसमें साइंस डिपार्टमेंट के लिए केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखा था। और केमिस्ट्री भी हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रखा था। और हमने एक 11th क्लास के एक चैप्टर को डिस्कस किया था, और उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक मॉडल या परमाणु संरचना, या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दो, परमाणु संरचना बोल दो। ठीक है, तो उस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस ये कर लिया था कि परमाणु है वो किसने दिया था, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। उसके बाद में परमाणु के अंदर कौन कौन से उप परमाणु कण या अपरमाणु कण होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि प्रोटॉन होता है भैया, और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था क्या, कि इनकी स्थिति क्या होती है, इनका द्रव्यमान क्या होता है, और इनके पे आवेश कितना होता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे परमाणु के बारे में। और परमाणु हमने डिस्कस कर लिया था कि परमाणु है परमाणु जो संख्या है, एक बार हम पीछे से जोड़ते हैं थोड़ा सा। परमाणु संख्या को हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, और दूसरा अपना होता है द्रव्यमान संख्या, या परमाणु द्रव्यमान बोल दो इसको। तो द्रव्यमान संख्या को हम डिनोट करते हैं, वो करते हैं ए से। अच्छा, मैं ये आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारे ये चीज काम में आएगी। कैसे काम में आएगी? क्योंकि जब भी हम एटम को, किसी भी परमाणु को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या उसको प्रदर्शित करेंगे या उसको डिनोट करेंगे, तो ये दोनों चीजें हमारे काम में आएंगी। वैसे तो कल हमने देख लिया था कि परमाणु को कैसे डिनोट किया जाता है, लेकिन फिर एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं, पीछे से जुड़ जाते हैं। तो देखो, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल आपने देखा था कल की कार्बन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो कार्बन के लिए कार्बन के लिए क्या होता है, कार्बन के लिए जेड का मान कितना होता है और ए का मान कितना होता है। तो जेड का मान आपको पता है कि कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो 6 हो जाएगा। और इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या है वो क्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अच्छा, इसलिए हम यहाँ पे कार्बन को दर्शाने के लिए एक चीज हम काम में लेते हैं, और वो क्या है, कार्बन का ये आपका सिंबल हो गया। और नीचे क्या लिखा जाता है, 6, ऊपर क्या लिखा जाता है, 12। तो यहां पे लिखेंगे कार्बन को दर्शाना। और कैसे दर्शाया जाता है कार्बन को, इस प्रकार दर्शाया जाता है भैया। है किसी को डाउट? अरे है क्या, किसी को डाउट नहीं है भैया? कोई डाउट नहीं है। चलो फिर देखते हैं कि जो कार्बन होता है उसके अंदर ए है, और जो ये है द्रव्यमान संख्या है, यानी जेड है, और आपकी जो द्रव्यमान संख्या है ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि जो लगभग परमाणुओं का जो परमाणु संख्या है और वो द्रव्यमान संख्या की क्या होती है, आधी होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे तो ऐसे बोल दो कि लगभग परमाणुओं का आधुनिक अवस्थानी के अनुसार, अवस्थानी अगला टॉपिक होगा अपना, आधुनिक अवस्थानी के अनुसार 118 तत्व ज्ञात कर लिए गए हैं। और लगभग मोस्ट ऑफ तत्वों का या मोस्ट ऑफ परमाणुओं का जो द्रव्यमान संख्या होती है ना, वो इस परमाणु संख्या की क्या होती है, डबल होती है। इससे दो मतलब निकलते हैं। एक तो सीधा सीधा मैंने अभी बता ही दिया आपको, एक क्या बता दिया, एक ये बता दिया कि जितने प्रोटॉन होंगे लगभग परमाणु में उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। बताओ किसी को डाउट है? नहीं है? चलो अब एक बढ़िया सा नोट लगाएंगे। देखो, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, इन्हीं को आधार बनाते हुए, और एक होती है आपका न्यूट्रॉन्स की संख्या। एक क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है यानी n, ये क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पता है कि द्रव्यमान संख्या जो होती है भैया, हमें पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है यानी कि a होती है, वो क्या होती है भैया, वो होती है प्रोटॉन की संख्या, यानी कि क्या हो गई, p प्लस
न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि n। यही होती है कि नहीं होती, बिल्कुल यही होती है। तो हमें किसकी संख्या चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये प्रोटॉन की संख्या इधर किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अगला क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन की संख्या है, जो न्यूट्रॉन की संख्या है यानी कि जो n है वो क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, यानी ये आपका A हो गया, ये आपका Z या P हो गया। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बोल दो या परमाणु संख्या बोल दो, एक ही बात है। चलो भैया समझ में आ गया। अब इसको हम ऐसे भी याद नहीं रखे तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म और बना लेते हैं इसकी। जो नंबर ऑफ n होते हैं वो क्या होते हैं, a माइनस जेड होते हैं। एक फॉर्मूला आप ये याद रखोगे, और एक फॉर्मूला आप ये याद रखो कि जो a होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, वो क्या होती है, z या p प्लस क्या होती है, n होती है। इधर भी p लिख दो, p का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या को हमने क्या बोला था, परमाणु संख्या बोला। इतने टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, अरे किसी को कोई दिक्कत है नहीं है भैया। चलो आगे चलते हैं। अब इन तीन चीजों के आधार पे, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इन चीजों के आधार पे हम अनेक प्रकार के तत्वों को पढ़ते हैं। और उन तत्वों की पहली हेडिंग आप लगाएंगे नेक्स्ट पेज पे, वो लगाएंगे समभारिक या समस्थानिक लगा लो पहले। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक्स क्या होंगे, समस्थानिक क्या होते हैं, व्हाट इज आइसोटोप्स, समस्थानिक क्या होंगे। समस्थानिक, देखो इसके वर्ड को तोड़ो आप, सम प्लस स्थान। अरे एक चीज बताओ, हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी को किसके क्रम में लिखा गया है, अभी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं, आगे पढ़ेंगे वैसे तो उसको डिटेल में। उनको परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है। परमाणु संख्या को आधार मान के, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि भाई पहले डोबेनोर आया था, उसके बाद मेंडेलीफ आया था, मेंडेलीफ ने द्रव्यमान संख्या को आधार माना था। और आधुनिक जो आवर्त सारणी उसमें मोजले ने दी थी, तो मोजले ने किसको माना है, परमाणु संख्या को आधार माना है। परमाणु संख्या किसी एटम की परमाणु संख्या होती है, वो किसको डिनोट करती है, उसकी जगह को डिनोट करती है, वो कहां होगा, या उसके स्थान को डिनोट करती है। क्या करती है परमाणु संख्या, किसी भी, जैसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, थोड़ा सा मैं इधर दिखाता हूं आपको, आधुनिक आवर्त सारणी में यही है, हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे लिखते हैं। या फिर क्या लिखते हैं, बेटा बेटा मांगे कन्या सुंदर। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन है 1 नंबर पे आता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, हम ये देख रहे हैं सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन आवर्त सारणी में इन परमाणुओं की या इन तत्वों की स्थिति किस पे दिखाई गई है, परमाणु संख्या के आधार पे दिखाई गई है ना। यानी परमाणु संख्या के बढ़ते, जैसे यहाँ पे 3 नंबर, तो यहाँ पे 4 नंबर आ गया, आया कि नहीं आया। हाँ, तो वैसे ही बात है कि इनको परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में। और परमाणु संख्या इसकी स्थिति बता रही है कि लिथियम 3 नंबर पे बैठा है, इसके स्थान को बता रही है। तो स्थान और जगह को कौन बताएगी, परमाणु संख्या। तो यहां पे 2 वर्ड निकल रहे हैं, देखो, सम प्लस स्थानिक। ऐसे 2 परमाणु या ऐसे जो 2 तत्व है जिनके स्थान समान हो,
स्थान समान हो वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। और समस्थानिक स्थान समान होने का मतलब जिनकी क्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो। क्या संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो। सम का मतलब हो गया समान और स्थान का मतलब हो गया परमाणु संख्या। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया भैया। देखो ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग होती है, लेकिन उनकी परमाणु संख्या या फिर उनकी जो स्थिति है या स्थान है या जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, वो सारे के सारे तत्व या परमाणु क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। किसी को कोई डाउट है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आधुनिक आवर्त सारणी में भैया परमाणु संख्या को, मतलब परमाणु को या तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के स्थान पर स्थान दिया गया है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में। अब बताओगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बताओगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में भैया किसी भी तत्व या परमाणु को स्थान देने से पहले उसके परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम को रखा गया था। यानी स्थान के लिए हमें परमाणु संख्या चाहिए, और जहां परमाणु संख्या समान हो जाएगी वहां पे वो दोनों तत्व कैसे बन जाएंगे, वो समस्थानिक बन जाएंगे। इस वर्ड का यही तो मतलब निकल रहा है, सम प्लस स्थानिक। समान हो जिसका स्थान समस्थानिक, और स्थान का रेफरेंस हम ले रहे हैं किससे, परमाणु संख्या Z से। समझ में आई बात। चलो, तो ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनके क्या हो, परमाणु संख्या तो क्या हो, समान हो, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। और मेंडलीव की जब आप आवर्त पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहला आप दोष यही लिखोगे उसके विफल होने का कि भैया वहां पे द्रव्यमान संख्या को रेफरेंस लिया था, इसलिए जिन जिन की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, बढ़ती होगी। अब देखो दो द्रव्यमान संख्या बराबर हो सकती है, इसका मतलब समस्थानिक होगा, कोई औचित्य नहीं रहा वहां पे। एक स्थान पे दो समस्थानिक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसीलिए वो आवर्त को छोटी आवर्त थी, लघु आवर्त थी, और ये उसके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था कि समस्थानिकों को डिफाइन नहीं कर पाया था मेंडलीव कि उनकी स्थिति कहां देनी है हमें। ठीक है, तो उसके बाद में मोजले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी, जिसको विस्तृत या दीर्घ आवर्त सारणी बोलते हैं, वो हम आवर्त सारणी वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे बहुत अच्छे से, इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखोगे, देखो इसकी डेफिनेशन में लिखोगे कि ऐसे तत्व या परमाणु, ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, परंतु ये जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है भैया, ओके। देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। किसी को कोई डाउट है भैया, नहीं है भैया। चलो अब तो इसके इंग्लिश में भी लिखोगे इसको, तो लिख दो इसको, 2 और more than 2 atoms oblique elements which have same atomic number, same atomic numbers and different
एटॉमिक मास और मास नंबर। नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, तो ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी क्या हो, द्रव्यमान संख्या तो भिन्न हो, सॉरी हाँ, द्रव्यमान संख्या तो भिन्न हो लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं भैया। समझ गए? ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, लिख लो इसको, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में तो आप सीधा सा ले लोगे कि जिनका क्या रखना में, परमाणु संख्या तो इसी समान रखनी है और आपका द्रव्यमान संख्या भिन्न रखनी है। तो देखो क्लोरीन होता है वो 17 नंबर पे आता है, तो 2 क्लोरीन लिख लो, 17 नंबर पे आएंगे। एक क्लोरीन होता है 35, एक क्लोरीन होता है 37। अब यहां पे आप देखोगे कि जो 17 है वो तो जेड है, इधर भी जेड कितना है 17, यहां पे ए कितना है 35 और ए कितना है 37। कहने का मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न है 35 और 37, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो गई, समान हो गई, इसलिए ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। वैसे ही कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 इस कार्बन 14 का आपका जुरासिक सॉरी जो आपका आर्कियोलॉजिस्ट जो विभाग होता है वो क्या करता है, कार्बन 14 से कार्बन डिकोडिंग का काम है, डिटेक्टिंग का काम करता है कि कोई कार्बन, जिस चीज में कार्बन है वो कितनी पुरानी है, उसके लिए कार्बन के 14वें अप्रूप का क्या करता है, वो प्रयोग करता है। आई क्या बात समझ में? तो ये कार्बन 14 इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे जेड कितना है, यहाँ पे जेड 6 है, यहाँ पे जेड कितना है, यहाँ पे भी जेड 6 है, यहाँ पे जेड कितना है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे ए कितना है, वो 12 है, यहाँ पे ए कितना है, वो 13 है, और यहाँ पे ए कितना है 14 है। अब मैंने आपको जेड दे दिया, ए दे दिया, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो कि निकाल सकते? यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते भाई? बोले भैया निकाल सकते हैं। जेड में, ए में से जेड को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगी आपकी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अरे हमने यही फॉर्मूला पढ़ा ना, यही फॉर्मूला पढ़ा है ये रहा कि ए में से अगर आप क्या निकाल दोगे, जेड निकाल दोगे तो क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। समस्थानिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं है भाई? समस्थानिक क्या होते हैं, जो भी परमाणु या तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग हो लेकिन उनका परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, इसी परमाणु, इसी समस्थानिक के अंदर आप लिखेंगे नोट लगा के, पहला नोट आप लिखेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये आपको याद रखने अलग से, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है भैया? और सारणी में हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इनमें हाइड्रोजन 1 नंबर पे हो गया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन 2 1 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पे, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। हम समस्थानिक पढ़ रहे हैं मतलब हमें द्रव्यमान संख्या अलग करनी है। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। ठीक है, चलो लिखो फटाफट। अब देखो जिनमें, ऐसे इसमें z की वैल्यू कितनी है 1, इसमें z की वैल्यू कितनी है 1, इसमें z की वैल्यू कितनी है 1, इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, इसमें a की वैल्यू कितनी है 3।
तो H1 होता है उसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और इसको बोलते हैं प्रोटियम, सॉरी ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। प्रोटियम को प्रोटियम लिख दो, इसको ड्यूटेरियम लिख दो, इसको ट्राइटियम लिख दो। कैसे याद रखेंगे भैया? जहां पे द्रव्यमान संख्या का मान 3 है, 3 का मतलब ट्राई, 3 लिखते हैं ना, 3 से ट्राई याद रख लेना। ड्यूटेरियम 2 को ड्यू लिखते हैं, ड्यूअल, ड्यूअल सिम, अरे 2 सिम वाला मोबाइल मतलब ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब ड्यूटेरियम। तो जहां परमाणु संख्या 1 हो, द्रव्यमान संख्या 2 हो, वो कौन सा समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का? ड्यूटेरियम होता है। और प्रोटियम में कितना होगा? 1 होगा। कैसे प्रोटियम बोलते हैं इसको? देखो यहां पे Z बराबर 1 है, A बराबर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। तो यहाँ पे केवल एक ही प्रोटॉन है, और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन से प्रोटियम। तो हाइड्रोजन का प्रोटियम समस्थानिक एक प्रोटॉन की तरह काम कर सकता है भाई। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो हाइड्रोजन किसकी तरह काम करता है? प्रोटॉन की तरह काम करता है भाई। इसलिए आपको हायर क्लासेस में यह पढ़ाया जाता है कि प्रोटॉन है वो H+ आयन ही होते हैं। समझ गए? चलो लिखो इसको फटाफट, उसके बाद में आगे और देखते हैं। आगे देखो, अब देखो, फिर देखो जो भारी जल होता है, हेवी वाटर, एक होता है मृदु जल, एक होता है भारी जल। ठीक है? हाँ, तो ये भारी जल होता है ना, ये D2O होता है बेटा। D2O का मतलब ड्यूटेरियम। ठीक है? इसको D भी बोलते हैं, इसको T भी बोलते हैं। तो वो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ड्यूटेरियम से D ले लिया हमने, है ना, D2O। जैसे H2 होता है ना, वैसे D2O होता है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये लिख देंगे कि हाइड्रोजन के द्वितीय समस्थानिक से बनता है। भारी जल किससे बनता है? हाइड्रोजन के द्वितीय समस्थानिक से बनता है। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या किसी को डाउट? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। भारी जल किससे बनता है? ये प्रश्न पूछा गया भाई, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भारी जल का सूत्र होता है तो D2O होता है। क्या होता है? इसको हाइड्रोजन वाले को नोट वाला पूरा इंपोर्टेंट आपके लिए, जो मैं नोट में लिखवा रहा हूं पूरा इंपोर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा, नोट के अंदर दूसरा पॉइंट लगाओगे। ठीक है? दवाई के रूप में समस्थानिक दवाई के रूप में समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटोप्स यूज्ड एज मेडिसिन। भाई समस्थानिक होते हैं, क्या वो दवाई के रूप में भी काम में लिए जाते हैं? बिल्कुल लिए जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे, आपने पढ़ा होगा आयोडीन टिंचर। और वो आयोडीन टिंचर क्या होता है? पहला आप इसमें लिखोगे कि आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग या गाइटर रोग। तो आयोडीन के जो समस्थानिक होते हैं, आयोडीन का जो क्या होता है आपका आइसोटोप होता है, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? गिटार नहीं है, गाइटर डिजीज है। घेंगा या गलगंड रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है किसी को डाउट? बोला नहीं है भैया। दूसरा दूसरा देखते हैं, एक होता है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट का क्या होता है? सी छोटा ओ, सी बड़ा और छोटा लिखना भैया। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग, यूज एप्लीकेशन ऑफ कोबाल्ट आइसोटोप एज, और सबसे बड़ी बीमारी होती है कैंसर। तो कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर रोग उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाँ, अब देखो तीसरा पॉइंट लगाओगे, तीसरा पॉइंट लगाओगे ईंधन के रूप में, ईंधन या ऊर्जा के रूप में समस्थानिक, ईंधन या ऊर्जा के रूप में समस्थानिक कैसे काम में किए जाते हैं? देखो ईंधन या हमने एक यूज में लिया है यूरेनियम, ठीक है। और यूरेनियम का ऐसा समस्थानिक जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? परमाणु भट्टी में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग, यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। और इससे क्या मिलती है हमें? ऊर्जा तो मिलती है भाई। परमाणु बम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? यूरेनियम का। अच्छा, भारत में परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? पोखरण राजस्थान में हुआ था। और वहां पे किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, है ना? ठीक है भाई, लिखो इसको फटाफट। इसको इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे? द यूज ऑफ आयोडीन आइसोटोप एज गाइटर डिजीज सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद में यूज ऑफ कोबाल्ट आइसोटोप एज कैंसर डिजीज सॉल्यूशन। नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? यूरेनियम आइसोटोप यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है, लिखो फटाफट इसको। उसके बाद में आगे देखते हैं हम समभारिक के बारे में। लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दूसरा आप लगाओगे समभारिक। आइसोबार्स। देखो यहां से दो वर्ड निकलते हैं, सम प्लस भारिक। सम का मतलब होता है समान, और भार का मतलब होता है द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या से लिखते हैं परमाणु के लिए। ये क्या होगी? समझ में आ गई क्या बात? रेफरेंस दो ही चीजों का लेना है। कौन कौन सी का? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बराबर होगी तो भिन्न क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या। तो समभारी की परिभाषा आप देख सकते हो कि नहीं दे सकते? बोले भैया दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बताओ? कि ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं भैया। अरे किसी को डाउट है? नहीं है। समभारी की परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे तत्व
या ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो। अब बताओ, अगर द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी या फिर परमाणु संख्या भिन्न होगी, सॉरी, द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु संख्या भिन्न होगी, तो क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके ही तो क्या बनाते हैं? द्रव्यमान बनाते हैं। अरे आए की बात समझ में? बिल्कुल आगे भैया। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे तत्व या परमाणु, ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, परंतु द्रव्यमान संख्या को किसे लिखते हैं हम? ए से। परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या तो क्या हो? समान हो, और परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न हो। क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे 2 और मोर देन 2 एटम्स और एलिमेंट्स, 2 or more than 2 atoms or elements which have same mass number oblique atomic mass, but different atomic number। यानी कि Z, ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास क्या होता है आपका? ए होता है। तो यहां पे ये लिख सकते हैं ना कि द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान, और परमाणु संख्या क्या होगी? भिन्न। ये आप इसको पॉइंट 12 रिवीजन पॉइंट के रूप में समझ सकते हो कि जिन ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो बेटा समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, वो सारे के सारे तत्व या परमाणु क्या कहलाएंगे? समभारी कहलाएंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया? इसके कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है। एग्जाम्पल के रूप में हम कार्बन को ले लेंगे। देखो, एक चीज नोट करना आप, चलो आगे लिखवा देंगे वो तो। एग्जाम्पल देखना आप। एग्जाम्पल है कार्बन 6C14 और एक नाइट्रोजन होता है 7N14। यहां पे आप देखोगे कि कार्बन के लिए Z का मान है 6 और नाइट्रोजन के लिए Z का मान है वो है 7। यहां पे A का मान है वो कितना है? 14। और यहां पे भी A का मान कितना हो जाएगा? तो देखो, A की वैल्यू क्या आ रही है? समान आ रही है। A की वैल्यू क्या आ रही है? समान आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही भाई? देखो, Z तो अलग अलग है, यानी द्रव्यमान सॉरी परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? समान हो गई। इसलिए क्या हो जाएंगे? समभारिक हो जाएंगे।
देखो इसके नाम में ही है सम प्लस भारिक, भारिक का मतलब द्रव्यमान संख्या है ना, और द्रव्यमान संख्या जिन परमाणु या तत्वों की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है वो क्या होते हैं, सारे समभारिक होते हैं। जैसे ही हमने एग्जांपल लिखा तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन है उसके लिए z का मान तो क्या है 6 है, नाइट्रोजन के लिए z का मान 7 है, बट दोनों का जो एटॉमिक नंबर सॉरी जो आपका मास नंबर है वो क्या हो गया, सेम हो गया। देखो यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों एटम्स के लिए न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, बताओ कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सकती है क्या, नहीं हो सकती भैया, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या वो कितनी है 7 है, सॉरी 8 है, और यहाँ पे कितनी है 7 है। इसके लिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इनके लिए 7 हो जाएगी, और इनके लिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो समबारिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, नहीं हो सकती। दूसरा एक चीज आप नोटिस करो कि यहां पे मैंने एक एटम लिया है कार्बन और एक एटम लिया नाइट्रोजन, तो समभारिक हमेशा दो एटम का होगा, समभारिक हमेशा दो अलग अलग एटम का होगा। सेम एटम का अगर आपको ऑप्शन में समभारिक मिला हुआ मिल जाए तो एग्जामिनर पागल है, उस पे आप रिट लगा सकते हो कि ये आपका ऑप्शन ही गलत है ना। क्यों है, अब हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि परमाणु संख्या तो क्या होनी चाहिए, भिन्न ही होनी चाहिए, और परमाणु संख्या अगर भिन्न होगी इसका मतलब z का मान चेंज आएगा, और एक एटम के लिए z का मान समान होता है। जैसे कार्बन है, अब इस कार्बन को ब्रह्मांड में कहीं पे भी लेके चले जाओ इसके z का मान 6 ही होगा, इसके z का मान 6 होगा। इसके ऊपर वाला मान है ना जो a का मान है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसको भिन्न कहां करोगे, एक ही एटम में इसको भिन्न नहीं कर सकते, इसलिए समभारिक एक परमाणु का नहीं हो सकता, समभारिक हमेशा दो परमाणुओं के बीच में देखा जाता है। जबकि पीछे वाली आपने जो टॉपिक पढ़ा है समस्थानिक में, समस्थानिक में हमने क्या पढ़ा है, समस्थानिक में हमने पढ़ा है कि हमने एक ही एग्जांपल ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन एक एटम ले लिया, तो समस्थानिक एक एटम के भी हो सकते हैं और दो एटम के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे परमाणु संख्या समान है, तो दो अलग अलग एटम की परमाणु संख्या समान है नहीं हो सकती। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी थी वो परमाणु संख्या पे तो आधारित थी, और उसने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे किसको रखा था, तत्वों को रखा था। अब अगर कार्बन है तो कार्बन की जगह कार्बन ही रहेगा, कार्बन की जगह क्या रहेगा, कार्बन ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको कार्बन को हटा के थोड़ी देर के लिए नाइट्रोजन नहीं बना सकते हम, ठीक है। तो समस्थानिक हमेशा एक ही परमाणु का होगा और समबारिक हमेशा दो परमाणुओं का होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि क्यों होगा। तो आपको ये क्वेश्चन गलत करवाने के लिए दे सकता है, ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास, क्या दो समान परमाणुओं का समस्थानिक बन सकता है, दो समान परमाणुओं का समस्थानिक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखो क्लोरीन, क्लोरीन है, इसका समस्थानिक बन रहा है, एक ही परमाणु के दो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक में एक परमाणु काम में आएगा या एक तत्व काम में आएगा, जबकि समभारिक में क्या होगा, समभारिक में दो आपको तत्व लेने पड़ेंगे, एक तत्व से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि दो तत्वों की द्रव्यमान परमाणु संख्या तभी भिन्न हो सकती है जब वो तत्व दोनों अलग अलग हो, ठीक है। और वही हमने लिखा है कि परमाणु संख्या तो भिन्न होनी ही चाहिए, और तभी पॉसिबल है जब दोनों तत्व आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहां तक किसी को डाउट है, चलो भैया आगे ये बात आप नोट लगा के लिख लो, ये चीज आप नोट लगा के लिखेंगे कि पहला लिखोगे कि समस्थानिक है, समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व के संभव है, एक ही तत्व के संभव है, ठीक है। क्योंकि यहां परमाणु संख्या समान होती है, जेड है वो समान होती है, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख दोगे, जो समभारिक हैं हमेशा
दो या अधिक अलग अलग तत्वों के होंगे। अलग अलग तत्वों के संभव हैं क्योंकि यहां परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। ठीक है, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न तभी पॉसिबल है जब दो अलग अलग एटम होंगे, है ना। सेम एटम की परमाणु संख्या को भिन्न भिन्न नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कार्बन को एक जगह 6 लिख रहे, कार्बन के परमाणु संख्या एक जगह 6 लिख रहे हो और एक जगह 7 लिख रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी को डाउट कोई? अरे है क्या किसी को डाउट? नहीं है भैया। चलो अगला हम देखते हैं, वो देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसको इंग्लिश में भी लिखूं क्या? चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। क्या लिखोगे? आइसोटोप्स विल बी फॉर्म बाय सेम एलिमेंट्स because there is same atomic number। क्योंकि यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। और नीचे क्या लिख दोगे? आइसोबार्स always be always form by two or more than two different elements because there is different atomic number। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ में आ गई बात? आई कि नहीं आई? तो समस्थानिक हमेशा एक ही परमाणु के बनेंगे या एक ही तत्व के बनेंगे, लेकिन तो समभारिक है वो अलग अलग तत्वों के बनेंगे। क्यों बनाएंगे ये लॉजिक मैंने आपको समझा दी। है किसी को दिक्कत? अब अगली हेडिंग लगाएंगे आप, और वो लगाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? सम प्लस न्यूट्रॉनिक। सम प्लस न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया? सम का मतलब समान और न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, चाहे परमाणु संख्या कुछ भी हो, द्रव्यमान संख्या कुछ भी हो, लेकिन उनकी न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान हो गई तो वो सारे के सारे क्या होंगे? सम न्यूट्रॉनिक होंगे। अब सभी सब न्यूट्रॉनिक, अच्छा कुछ सम न्यूट्रॉनिक क्या हो सकते हैं? समस्थानिक भी हो सकते हैं, और कुछ सम न्यूट्रॉनिक क्या हो सकते हैं? समबारिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले तो। समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले तत्व क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो लिखो ऐसे तत्व या परमाणु जिनमें या जिनकी
न्यूट्रॉनों की संख्या, जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और एटम्स, 2 or more than 2 elements or atoms which have same number of neutrons are known as आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है, कि ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, हमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु, ठीक है, जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान, देख लो आप तो बस, और वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। अच्छा, समस्थानिक में क्या बताया था मैंने, समस्थानिक में मैंने बताया था कि जिनके स्थान समान हो, स्थान समान होने का मतलब जिनकी परमाणु संख्या समान हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। और ऐसे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी इनका भार समान हो, वो समभारिक होंगे। उसके बाद में हमने देखा कि समन्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समन्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। भैया इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल लिख दो इसके, जैसे 6C13। अच्छा, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है 7 और 7N14। देखो इसमें Z की वैल्यू कितनी है 6, इसमें A की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है, इसमें Z की वैल्यू कितनी है 7, इसमें A की वैल्यू कितनी है 14। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर इसको लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, यहां पे न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, तो देखो कार्बन के लिए निकालेंगे हम 4 कार्बन, कार्बन के लिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा A माइनस का Z, तो N बराबर कितना आ जाएगा, A कितना है कार्बन के लिए 13 है, तो यहां पे क्या लिख देंगे 13 माइनस Z की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पे लिख देंगे 6, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है भैया, फिर निकालेंगे नाइट्रोजन के लिए 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए वो लिख दो A बराबर, सॉरी N निकालना, तो N बराबर A माइनस का Z, हमने पहले पढ़ लिया था भैया, N बराबर कितना। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए A की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 माइनस Z की वैल्यू कितनी है 7, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 14 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 7, तो यहाँ पे भी N की वैल्यू कितनी आ गई, देख रहे हो आप, यहाँ पे दोनों के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए दोनों क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। है किसी को डाउट भाई, अरे है क्या सर, नहीं है। देखो समस्थानिक में स्थान देखना, स्थान का मतलब परमाणु संख्या देखनी है, जिनके भी परमाणु संख्या समान आ जाए सारे के सारे समस्थानिक होंगे।
फिर द्रव्यमान संख्या में सबका द्रव्यमान देखना कि द्रव्यमान जिनका समान आ जाए वो सारे के सारे द्रव्यमान समभारिक होते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या देखनी है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान आ जाए तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए क्या आपको? द्रव्यमान संख्या निकाल दोगे, प्रोटोनों की संख्या, अगर द्रव्यमान संख्या और प्रोटोनों की संख्या दी हुई है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो भैया। उसके बाद में अगर द्रव्यमान संख्या दे दे, न्यूट्रॉन की संख्या दे दे, प्रोटोन की संख्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रोटोन की संख्या दे दे तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो? ये तो भैया बताया ही नहीं आपने। मैंने शुरू में बताया था कि परमाणु उदासीन कण होता है, इसका मतलब जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे किसी परमाणु में उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है, इसका मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन है, इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो सकती है लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। अरे आया कि नहीं आया समझ में, बताओ देखें। ठीक है, तो ये बेसिक्स हमें पढ़ना पड़ेगा और ये क्वेश्चन पूछता भी है बंदा, और पूछेगा तभी आएगा आपको समझ में। जैसे कैंसर, मैंने कोबाल्ट वाला बताया था, कोबाल्ट वाले के लिए क्वेश्चन बहुत आए हैं कि कैंसर के उपचार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट का किया जाता है। गाइटर हो गया, घेंगा रोग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो किसमें किया जाता है, किसका किया जाता है, आयोडीन का किया जाता है। परमाणु भट्टी में किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो बता दो कि यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है भैया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक भैया हमने पढ़ लिया कि परमाणु के अंदर 3 क्या होते हैं, कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर भैया हमने पढ़ा था कि थॉमसन मॉडल, उसके बाद में भैया हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद में हमने पढ़ा समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली और ये आपके केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट था। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप आवर्त सारणी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप आवर्त सारणी नहीं पढ़ सकते, आप पाउली का नियम नहीं पढ़ सकते, आप क्वांटम नंबर नहीं पढ़ सकते, है ना। तो अगला अपना जो चैप्टर, अगला जो क्लास होगी ना, उसके अंदर यही डिस्कस करेंगे हम इस आपका क्या पढ़ेंगे, ओब्बो का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में हुंड का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में अपनी क्या हो जाएगी, आवर्त सारणी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और यहां से प्रश्न आते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम से भी क्वेश्चन आते हैं। आपके सिलेबस में डिटेल्ड में दिया हुआ है ये सारी चीजें कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको हुंड का नियम भी पढ़ना पड़ेगा, आपको पाउली का नियम भी पढ़ना पड़ेगा, आपको ओब्बो का नियम भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें हैं, और एक क्वांटम नंबर तो आना ही चाहिए आपको, क्वांटम नंबर के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते आवर्त सारणी में। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो क्वांटम नंबर, उसके बाद में वेव का नियम, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपना पाउली का अपवर्जन नियम, उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका ये आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आपको, आप इसको बारे में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।